दूसरी मंजिल वाले कमरे की टेरेस वाली शीशे की दीवार के पर्दे गिरे हुए थे। मैंने उठकर एक तरफ से जरा सा पर्दा हटाकर बाहर देखा। यहाँ से नीचे बंगले के गेट का मंजर साफ नजर आता था। मैंने देखा कि गेट के सामने कुछ फासले पर जो दरख्तों का झुंड था, उसके नीचे लकड़ी के बेंच पर दो आदमी बैठे बातें कर रहे थे। एक आदमी उनके करीब खड़ा था। जो आदमी खड़ा था उसने एक निगाह बंगले की ऊपर वाली मंजिल की तरफ डाली, फिर अपने साथियों से कोई बात की और दरख्तों की दूसरी तरफ जो रास्ता बाहर सड़क की तरफ जाता था उस तरफ चल दिया। ये खुफिया पुलिस के आदमी थे जो अहमदाबाद की सीक्रेट पुलिस की तरफ से यहाँ तैनात किए गए थे और उसकी मिस्टर पांडे को खबर हो चुकी थी। उसे यही कहा गया था कि नेशनल सिक्योरिटी की खातिर उनकी ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन हकीकत ये थी कि वहाँ इस बात की निगरानी हो रही थी कि मिस्टर पांडे के बंगले पर कौन कौन उससे मुलाकात करने आता है। मडघाट के स्टेशन पर हमने जो असलहे से भरी हुई फौजी ट्रेन उड़ाई थी, उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी और मैं जब बाहर कहीं जाता तो खुफिया सर्विस का एक आदमी बाकायदा मेरे पीछे लग जाता। अगरचे मिस्टर पांडे ने इन लोगों को बताया हुआ था कि ये हमारे गुरुजी हैं और दिल्ली से यहाँ जैन मंदिरों की यात्रा करने आए हैं, लेकिन खुफिया पुलिस वालों को मेरी यात्रा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बराबर मेरी नक्लो हरकत पर निगाह रखे हुए थे और द्वारका फोर्ट की तबाही के बाद तो सीक्रेट सर्विस वालों की सरगर्मियां तेज हो जाना यकीनी था। मैंने भी नोट किया कि पहले दरख्तों के नीचे कोई बेंच नहीं होता था और आदमी भी एक ही था। अब वहाँ 3 आदमी आ गए थे और एक आदमी मेरे कमरे पर गहरी निगाह डालने के बाद वहाँ से अभी अभी किसी जगह गया था। मुझे कुदरती तौर पर तशवीश जरूर हुई, लेकिन मैं अपने तौर पर मुतमईन था कि चूंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, इसलिए मुझ पर हाथ नहीं डाला जा सकेगा। लेकिन जहां मैंने थोड़ी सी गफलत का सबूत दिया, मुझे ये भी जहन में रखना चाहिए था कि इस इलाके में हालात इंतहाई तशवीशनाक हद तक संगीन हो चुके थे। मडघाट पर फौजी एमुनेशन की ट्रेन की तबाही के बाद द्वारका का मशहूर गोला बारूद के जखीरे का तबाह हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी, जबकि अहमदाबाद में रॉ के चीफ को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने दिल्ली में तलब कर लिया था। लेकिन कहते हैं कि आदमी कितना ही अक्लमंद और होशियार क्यों न हो, ये उसकी फितरत में है कि गलती करे। हालात का तकाजा यही था कि मैं मिस्टर पांडे के बंगले से निकल जाता, लेकिन मैं इस ख्याल से वहां बैठा रहा कि शायद मुझे कोई और खुफिया इत्तलात मिल जाएं, क्योंकि इन दिनों रॉ की खुफिया तंजीम की जानिब से इंडिया गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी का एक खतरनाक प्रोग्राम बनाया था। मैं इस पाकिस्तान दुश्मन मंसूबे को शुरू होने से पहले ही तबाह कर देना चाहता था और उसके बारे में मुझे सबसे मुस्तनद इत्तलात मिस्टर पांडे के घर से ही मिल सकती थी, क्योंकि उन दिनों रॉ की खुफिया तंजीम की जानिब से इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी का एक खतरनाक प्रोग्राम बनाया था। मैं इस पाकिस्तान दुश्मन मंसूबे को शुरू होने से पहले ही तबाह करना चाहता था और इसके बारे में मुझे सबसे मुस्तनद इत्तलात मिस्टर पांडे के घर से ही मिल सकती थी। इस हकीकत की मैं एक बार फिर यहाँ वजाहत कर दूं कि मैं पाकिस्तानी जरूर था, मगर मुझे पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में जासूसी करने नहीं भेजा गया था। मैं पाकिस्तान से कश्मीरी मुजाहिदीन की जिद्दोजहद आज़ादी से अपनी मोहब्बत और अपने वालिद साहब की वसीयत को पूरा करने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में दाखिल हुआ था। मेरे वालिद साहब बिस्तर मर्ग पर थे। वो मशरकी पंजाब के आग और खून के समंदर से मुझे और मेरी छोटी बहन कुलसूम को लेकर अपने गाँव से पाकिस्तान की तरफ चले थे। काफिले पर हिंदुओं के जुत्थे ने हमला कर दिया। हम छोटे थे। वालिद साहब हम दोनों को लेकर खेतों में दौड़ पड़े। एक सिख ने तलवार लेकर हमारा पीछा किया। उसने मेरी छोटी बहन कुलसूम की गर्दन पर तलवार मारी। उसकी गर्दन आधी से ज्यादा कट गई और वो वहीं शहीद हो गई। वालिद साहब किसी न किसी तरह अपनी और मेरी जान बचाकर पाकिस्तान पहुंच गए। वो अपनी बेटी और मेरी छोटी बहन कुलसूम को याद करके रोया करते थे। जब उनका आखिरी वक्त आया तो कश्मीर में आज़ादी की जंग तेज हो रही थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, बेटा मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी 2 ख्वाहिशें पूरी करो। पहली ख्वाहिश ये है कि जहां तुम्हारी बहन कुलसूम शहीद हुई थी वहां जाकर फातिहा पढ़कर मेरी बेटी की रूह को सवाब पहुंचाओ, और दूसरी ख्वाहिश ये है कि जहाद कश्मीर में शरीक होकर अपने मुसलमान कश्मीरी भाइयों के साथ मिलकर कुफ्फार के खिलाफ जंग लड़ो, और जब कश्मीर आज़ाद हो जाए तो मेरी कब्र पर आकर कह देना कि मियाँ जी कश्मीर आज़ाद हो गया है। मेरे वालिद साहब की यही 2 ख्वाहिशें थी जिन्हें पूरा करने के लिए मैंने कमांडो की ज़बरदस्त ट्रेनिंग ली, हाई एक्सप्लोसिव्स की तरबियत ली और पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए काफिरों के खिलाफ सीना सुपर हुआ। यही मेरा मिशन था। इंडिया में आकर मुझे मालूम हुआ कि पाकिस्तान दुश्मन रॉ की खुफिया तंजीम सरकारी सतह पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी के मंसूबे बना रही है और पाकिस्तान में उसके एजेंटों ने तखरीबकारी शुरू भी कर दी है। चुनाचे मैंने जहाद कश्मीर में शिरकत के साथ साथ अपनी जिंदगी में इस मिशन को भी शामिल कर लिया कि इंडिया में रहकर मैं बदनाम ज़माना भारतीय रॉ के पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबों को बर्बाद करने की हर तरह कोशिश करूंगा, खा मुझे इसमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इतने में मिस्टर पांडे की हसीन बेटी मीनाक्षी मेरे लिए कॉफी बना कर ले आई। उसने रेशमी साड़ी का पल्लू कमर के साथ बांध रखा था। वो मेरे लिए कचोरियां भी बना कर लाई थी। गुरुजी पता नहीं मेरी बनाई हुई कचोरियां आपको पसंद आएंगी भी या नहीं। वो कॉफी बनाने लगी। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मीनाक्षी तुम जो बनाओगी वो मुझे पसंद है। वो शर्मा गई।
कभी कभी मैं उसे खुश करने के लिए ऐसी बातें कर लिया करता था। ऊपर से तो मैं इस किस्म की शोखी की बातें कर रहा था, लेकिन दिल में एक गड़बड़ सी लगी हुई थी। बार बार मेरा ध्यान उस खुफिया सर्विस वाले आदमी की तरफ जाता था जिसने मेरे दूसरी मंजिल वाले कमरे की तरफ निगाह उठाकर देखा था, फिर दरख्तों के नीचे बैठे हुए अपने दूसरे साथियों से कोई बात की थी और एक तरफ चल दिया था। कहीं ये लोग मेरी वापसी के इंतजार में तो नहीं थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें मेरे कश्मीरी कमांडो होने का यकीन हो गया हो और मुझे वापस बंगले में आता देखकर वो आदमी फोन पर खुफिया पुलिस चीफ को इत्तला देने गया हो? उस वक्त अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे इस बंगले से निकल जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है मैंने अपने दिल के इस ख्याल पर कोई तवज्जो न दी। और फिर खूबसूरत मीनाक्षी जो वाकई दिल से मुझे मोहब्बत करती थी, वो मेरे सामने बैठी थी और कचौरी की प्लेट मेरे सामने पेश कर रही थी। गुरुजी लीजिए ना। मैंने कचौरी उठाई और खाने लगा। कचौरी वाकई बड़े मजेदार थी। मीनाक्षी ने कॉफी की प्याली मेरे आगे रखी और साड़ी का पल्लू खोलती हुई टेलीफोन की तरफ बढ़ी। मैं पिताजी को बताती हूँ कि गुरुदेव आ गए हैं। टेलीफोन उसने गोद में रख लिया और बार बार कोई नंबर डायल करने लगी। कुछ देर कोशिश करने के बाद उसे नंबर मिल गया। हेलो, मैं मीनाक्षी पांडे अहमदाबाद से बोल रही हूँ। प्लीज मिस्टर गोकुल दास पांडे से मेरी बात करवा दीजिए, मैं उनकी पुत्री हूँ। जी जी यस। उसके बाद मीनाक्षी अंग्रेजी में बात करने लगी। मैं कॉफी पीते हुए उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहा था। वो अंग्रेजी में कह रही थी, प्लीज कोशिश करें, मुझे डैडी से एक जरूरी बात करनी है। दूसरी तरफ से जो कोई भी बोल रहा था मीनाक्षी उसे सुनने लगी। फिर उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। उसने टेलीफोन रखते हुए कहा, डैडी से बात नहीं हो सकती, वो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी के कमरे में बैठे हैं। मैंने उसे हौसला देते हुए कहा, मीनाक्षी जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हारे डैडी को कुछ नहीं होगा, फिर तुम फिक्र क्यों करती हो? मीनाक्षी ने कहा, मैं पिताजी को आपके बारे में बताना चाहती थी, वो बड़े खुश होते, उनका हौसला बढ़ जाता, हो सकता है वो आपसे भी बात कर लेते, मगर ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के ब्यूरोक्रेट्स बड़े संगदिल हैं। मेरे सिर्फ कान मीनाक्षी की बातें सुन रहे थे, दिल कुछ और सोच रहा था। एक अजीब सी बेचैनी मेरे दिल के अंदर थी। मैंने मीनाक्षी से पूछा, यहाँ कहीं मेरा सिगरेटों का पैकेट तो नहीं पड़ा हुआ? मेरा दिल सिगरेट के धुएं में अपना जहनी खलफिशार को तहलील करना चाहता था। उस वक्त मेरी जेब में सिगरेट नहीं थे। द्वारका मिशन पर मैंने जानबूझकर अपने साथ सिगरेट नहीं रखे थे। मीनाक्षी जल्दी से बोली, हाँ गुरुजी, आपका पैकेट मुझे एक कमरे की सफाई करते मिला था, मैंने संभाल कर रख लिया। वो दौड़कर अलमारी की तरफ गई, उसके दराज में से सिगरेट का पैकेट निकाल कर ले आई। माचिस भी साथ ही थी। मैंने सिगरेट लगा लिया और उठकर कमरे में टहलने लगा। मेरी सारी तवज्जो शीशे की दीवार पर गिरे हुए पर्दे पर थी। मैंने मीनाक्षी से कहा, यह पर्दा क्यों गिराया हुआ है? बाहर की रोशनी अंदर आनी चाहिए। मैंने करीब जाकर पर्दा एक तरफ हटा दिया और कोने में खड़े होकर बाहर देखा। बंगले के सामने दरख्तों में वही दो खुफिया पुलिस वाले बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। तीसरा आदमी जो जा चुका था अभी तक वापस नहीं आया था। मैं दीवार से हटकर मीनाक्षी के पास बैठ गया। वो बोली, गुरुजी क्या बात है, आप कुछ थके थके से नजर आ रहे हैं, आपने बड़ा लंबा सफर किया है, आप आराम करें, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। मैंने हाथ के इशारे से कहा, ठीक है। वो हाथ बांधकर मुझे नमस्कार कहकर चली गई। उसके जाने के बाद मैं एक बार फिर उठा और शीशे की दीवार के कोने में खड़े होकर बाहर देखने लगा। बज़ाहिर वहाँ कोई भी तशवीश वाली बात नहीं थी। खुफिया सर्विस वाले आदमी बेंच पर बैठे थे, वो वहाँ बैठे ही होते हैं। उनका एक आदमी उठकर चला गया था, जाहिर है उसे कोई काम याद आ गया होगा और वो चला गया। फिर मेरे दिल को किस बात की बेचैनी थी, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। हकीकत ये थी कि मेरा दिल मुझे एक आने वाले इंतहाई खतरनाक हादसे से आगाह कर रहा था, मगर उसके इशारे मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। द्वारका से लेकर अहमदाबाद तक मतला अबरालूद चला रहा था। यहाँ भी आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और लगता था किसी वक्त भी बारिश शुरू हो जाएगी। मैं अभी तक साधुओं वाले लिबास में था। कमर के साथ रुमाल में 6 छोटे टाइम बम प्लास्टिक में मौजूद थे। बादलों की वजह से दोपहर के बाद रोशनी शाम होने से पहले ही सुरमई सी हो गई थी। मैं शीशे की दीवार के पास खड़ा गेट के सामने वाले मंजर को देख रहा था। दोनों खुफिया पुलिस के आदमी बेंच पर बैठे बीड़ियां सिगरेट पी रहे थे। मेरे देखते देखते एक आदमी किसी तरफ से निकल आया और उन आदमियों के पास चाय के 2 शीशे के गिलास रख कर चला गया। वो दोनों चाय पीने लगे और एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करने लगे। मैंने अपने आप से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। मुझे खामखा का वहम हो रहा है कि यहाँ मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। मैंने पर्दा बराबर कर दिया। पर्दा गिराने से कमरे में अंधेरा सा छा गया। मैं सोफे पर बैठने की बजाय दीवान पर नीम दराज होकर सिगरेट पीने लगा और सोचने लगा कि मेरा मिशन इंतहाई कामयाब हुआ है। अब मुझे मिस्टर पांडे से रॉ के पाकिस्तान दुश्मन मंसूबों के बारे में मालूमात हासिल करनी होगी, ताकि इससे पहले कि कोई तखरीबकारी पाकिस्तान में हो, उसे यहीं खत्म कर दिया जाए। मुझे सीढ़ियों वाले छोटे बरामदे में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, मीनाक्षी छोटे छोटे कदम उठाती मेरे कमरे में दाखिल हो रही थी। उसने साड़ी तब्दील कर ली थी और अब सिर्फ बादामी रंग की रेशमी पतलून और उसी रंग के खुले गिरबान वाली कमीज पहन रखी थी। उसके आते ही कमरे में आला तरीन परफ्यूम की खुशबू फैल गई। मैं दीवान पर उसी तरह लेटा रहा। मुझे मालूम था कि वो मुझसे दीवानावार प्यार करती है और मेरी तरफ से किसी किस्म की पेशकदमी न होने के बावजूद कभी कभी मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें कर लेती है। मैंने उसे इसकी इजाजत दे रखी थी और उसके जज्बात को एक खास हद तक जाने की इजाजत दे दिया करता था। वो मेरे दीवान के पास आकर कालीन पर बैठ गई
और मेरी पिंडलियां दबाते हुए बोली, गुरुजी मुझे इस ख्याल ने नीचे नहीं बैठने दिया कि आप थके हुए परेशान लगते हैं। मैं आपको आराम पहुंचाने के ख्याल से आ गई हूँ। आपने बुरा तो नहीं माना? मुझे उस वक्त मीनाक्षी का पिंडलियां दबाना अच्छा लग रहा था। मैं थका हुआ भी था और चाहता था कि कोई मेरे करीब बैठकर मुझे सुकून पहुंचाए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मीनाक्षी, मुझे अच्छा लग रहा है। मीनाक्षी को और क्या चाहिए था। उसने पिंडलियां दबाते दबाते ऊपर उठकर मेरे हाथ से सिगरेट ले ली और बोली, गुरुजी मैं आपको ज्यादा सिगरेट नहीं पीने दूंगी, इससे कैंसर हो जाता है। मैंने कहा, मगर ये तो वही सिगरेट है जो तुम दे गई थी। उसने सिगरेट मेज पर रखे एस्ट्रे में बुझा कर डाल दिया और वापस आकर कालीन पर बैठने की बजाय दीवान पर मेरे साथ लगकर बैठ गई। उस वक्त मीनाक्षी पर कुछ भूत ज्यादा ही सवार था। मैं जरा परे हो गया। वो मेरे सीने पर सहलाने के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली। बाहर गहरे बादल, कमरे में हल्का हल्का अंधेरा और मीनाक्षी के कपड़ों से आती परफ्यूम की महक। सारा माहौल बेहद रोमांटिक था, मगर मैं अपनी जगह मजबूती पर कायम था। कम से कम मैं यही समझ रहा था, क्योंकि आदमी खता का पुतला है और उस पर किसी वक्त भी शैतान गालिब हो सकता है। अचानक मीनाक्षी उठ खड़ी हुई, कहने लगी, गुरुजी देखें, आपकी प्रार्थना से मेरे पेट पर जख्म का निशान भी नहीं रहा। मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने मीनाक्षी इस तरह खड़ी थी कि उसने अपनी कमीज ऊपर उठाकर अपना पेट नंगा किया हुआ था और पतलून भी ऊपर से काफी नीचे खिसका रखी थी। नाफ के नीचे का उभार साफ नजर आ रहा था। मैंने हाथ के इशारे से कहा, ठीक है, कमीज नीचे कर लो। मीनाक्षी ने बड़ी आजिज़ी के साथ कहा, गुरुजी मेरी आपसे सिर्फ एक इल्तिजा है, भगवान का वास्ता देती हूँ, मेरी बात को न ठुकराएं। मैंने पूछा, क्या कहना चाहती हूँ? उसने पेट मेरे करीब लाते हुए कहा, मेरे पेट पर जहाँ जख्म का निशान था उस जगह को आप चूम लें। मुझे यकीन है आपके चूमने से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, फिर मैं अगले जन्म में आकाश की अप्सरा बनकर जन्म लूंगी। मैंने कहा, बस अब तुम नीचे अपने कमरे में चली जाओ, इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं। मगर खुदा जाने मीनाक्षी को क्या हो गया था। जिनसी जज्बात के मामले में मैंने उसे कभी इस कदर बेचैन और अपने आप से बाहर नहीं देखा था। वो मुझ पर गिर पड़ी। मैं भी अपनी जगह से हिल गया। मैं अपना हाथ मीनाक्षी के जिस्म से अलग करना चाहता था, मगर वो अलग नहीं हो रहा था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि जिनसी जज्बात भी जिंदगी की दूसरी हकीकतों की तरह एक बहुत बड़ी हकीकत है और इस हकीकत को इंसान कभी नहीं झुटला सकता। मीनाक्षी पागल हुई जा रही थी। ऐन उस वक्त कोने के मेज पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी जोर से बजने लगी। मैं जल्दी से उठकर बैठा। जिन खदशों और तशवीश से मैंने ज़हनी तौर पर छुटकारा हासिल कर लिया था, वो सारे खदशे और तशवीशनाक ख्यालात दोबारा मेरे दिमाग में बेदार हो गए। मीनाक्षी भी जल्दी से अलग हो गई। कहने लगी, कहीं पिताजी का दिल्ली से फोन ना आया हो। वो फोन की तरफ दौड़ी, रिसीवर उठाकर बोली, हेलो। फिर उसने फोन मेज पर रख दिया और मेरे करीब आकर कहने लगी, गुरुजी आपका फोन है, जल्दी फोन सुनकर आ जाना। वो दीवान पर लेट गई। मैं जल्दी से उठकर टेलीफोन की तरफ गया। इस बात पर सख्त हैरान था कि मुझे यहाँ किसने फोन किया है। मैंने तो सिवाय करीम भाई के और किसी को फोन नंबर नहीं दिया था और उसने भी यहाँ कभी फोन नहीं किया था। मैंने रिसीवर कान के साथ लगाते हुए आहिस्ता से कहा, हेलो, मैं गुरुदास वर्धना बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, फौरन रूपोश हो जाओ, और उसके साथ ही फोन बंद हो गया। मैंने आवाज पहचान ली। ये हमारे मास्टर स्पाई करीम भाई की आवाज थी। करीम भाई ने मुझे जो पैगाम दिया था, ये कोई भी मास्टर स्पाई अपने किसी कमांडो जासूस को उस वक्त देता है जब कमांडो जासूस इंतहाई खतरनाक हालात में घिर चुका हो। ये ऐसा ही पैगाम होता है जो किसी जहाज का पायलट जब जहाज क्रैश होने वाला हो तो आसपास के कंट्रोल सेंटरों को मेडे कह के देता है। इसका मतलब होता है कि कुछ कर सकते हो तो करो, क्योंकि मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ, रूपोश हो जाओ। ये पैगाम जब किसी कमांडो जासूस या आम जासूस को मिलता है तो इसका मतलब यही होता है कि मौत तुम्हारे सर पर पहुंचने वाली है। भाग सकते हो तो जहां और जिस हालत में भी हो भाग जाओ। ये पैगाम मिलते ही मुझे अपने सारे खदशे और अंदेशे दुरुस्त नजर आने लगे। मैंने सबसे पहले मीनाक्षी से कहा, नीचे जाओ फौरन। मेरा लहजा इस कदर तेज और तहकुमाना था कि मीनाक्षी डर कर उठी और अपना लिबास ठीक करके सीढ़ियों की तरफ भागी। उसके जाते ही मैंने दौड़कर पर्दे को हटाया और बंगले के गेट पर निगाह डाली। मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए तेज हो गई। पुलिस की गाड़ियां तेजी से एक तरफ से आईं और बंगले के सामने आकर एकदम ब्रेक लगा लिया। अब सिवाय भागने के मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने कमरे का कई बार इस ख्याल से जायजा ले चुका था कि अगर कभी इमरजेंसी के हालात पैदा हो गए तो मुझे क्या करना होगा और किस तरफ से फरार होना होगा। मेरे दूसरी मंजिल वाले कमरे के अकब में नीचे नौकरों की क्वार्टर की छत थी। उस छत तक एक पाइप गया हुआ था। मेरे कमरे के अकबी खिड़की और क्वार्टरों की छत के दरमियान एक रोशनदान का छोटा छज्जा भी बाहर निकला हुआ था। पुलिस मुझे गिरफ्तार करने मिस्टर पांडे के बंगले के मेन गेट पर पहुंच चुकी थी और बहुत मुमकिन था कि पुलिस के कुछ सिपाही इस ख्याल से बंगले के पिछली तरफ भी जाएं कि कहीं मैं पिछली तरफ से न निकल जाऊं। इसलिए मेरे पास सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं था। मेरी तमाम ट्रेनिंग, तमाम सलाहियतें उभर आई थीं। उस वक्त मैं एक जैनी साधु की बजाय एक इंतहाई तरबियत याफ्ता तजुर्बेकार कमांडो बन चुका था। मैं खिड़की में से बाहर निकलकर नीचे रोशनदान के छज्जे पर आ गया और पाइप को पकड़कर उससे भी नीचे नौकरों के क्वार्टरों की छत पर कूद गया। मैं इस तरह कूदा कि अपना सर दोनों बाजुओं में कर लिया और छत पर आते ही कलाबाजी खाकर उठ खड़ा हुआ। मैं क्वार्टरों की छत से गली में कूदा और दौड़कर दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ छलांग लगा दी। जहाँ एक छोटा सा मैदान था जहाँ हर किस्म के दरख्त और झाड़ियां ही झाड़ियां थी।
میری حالت اس وقت اس چیتے کی طرح تھی جس نے اپنا شکار دیکھ لیا ہو اور اس کی طرف سرپٹ بھاگ رہا ہو۔ مجھے نہیں معلوم میں نے کس طرح وہ میدان پار کیا۔ آگے ایک اور دیوار آ گئی جس پر بیلیں چڑھی ہوئی تھی، میں یہ دیوار بھی پھلانگ گیا۔ دوسری طرف ایک سڑک تھی جس پر ٹریفک آ جا رہی تھی۔ مجھے کوئی خالی رکشہ یا ٹیکسی نظر نہ آئی۔ میں اب بھاگ تو نہیں رہا تھا مگر سڑک کی دوسری طرف درختوں کے پیچھے آ کر تیز تیز مغرب کی طرف چلا جا رہا تھا۔ مجھے اتنا معلوم تھا کہ مغرب کی سمت چلنے سے میں احمد آباد شہر سے نکل جاؤں گا، مگر میں زیادہ دیر پیدل چلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ پولیس کو جب میں گوکل داس پانڈے کے بنگلے پر نہیں ملا اور میناکشی نے پولیس کو بتایا ہوگا کہ میں تھوڑی دیر پہلے اپنے کمرے میں تھا اور مجھے کسی کا فون آیا تھا، تو پولیس سمجھ گئی ہوگی کہ میں دوسری منزل سے بنگلے کے پیچھے کی طرف کود کر بھاگ گیا ہوں اور پولیس یقیناً میرے پیچھے اسی طرف آ رہی ہوگی۔ مجھے جتنی جلدی ہو سکے اس علاقے سے نکل جانا چاہیے تھا، مگر مجھے کوئی رکشہ ٹیکسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک میری نظر ایک ٹرک پر پڑی جو سڑک پر پیچھے سے چلا آ رہا تھا۔ آگے سڑک کا موڑ تھا، میں موڑ پر پہنچ گیا۔ یہاں آ کر ٹرک کی رفتار آہستہ ہو گئی۔ جب ٹرک موڑ گھوما تو میں اس کے لٹکتے ہوئے رسے کو پکڑا اور لٹک گیا، پھر ایک ٹانگ اوپر رکھ کر خود کو ٹرک کے پیچھے بوریوں کے درمیان گرا دیا۔ میں ٹرک پر لدی ہوئی بوریوں کے درمیان جہاں گرا تھا کچھ دیر وہیں پڑا رہا، پھر میں نے سر اٹھا کر دیکھا، ٹرک میں نیچے سے اوپر تک کسی چیز سے بھری ہوئی بوریاں لدی تھیں۔ ٹرک تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتا جا رہا تھا۔ بوریوں کے اوپر ترپال ڈال کر رسیوں سے باندھ دی گئی تھی۔ جہاں میں بیٹھا تھا وہاں کافی جگہ تھی اور ایک ٹائر کی سٹیپنی اور 2 خالی ڈبے پڑے تھے۔ جس طرح میں بیٹھا تھا باہر سے دیکھنے پر صرف میری گردن ہی نظر آتی تھی۔ اس خیال سے میں نے اپنا سر نیچے کر لیا کہ اگر پولیس کی گاڑی میری تلاش میں اس سڑک پر آئے تو میں انہیں دکھائی نہ دوں۔